Hey guys, hope you are doing well. Welcome to Agri Silvi. आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिगेशन. So be attentive, be not missed. Let's start. हमारे पार्ट 1 वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है वो शुरू होता है ग्रीन हाउस में। वो ग्रीन हाउस में हम करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। और एक वाटरिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस सिस्टम में। हम क्या करते हैं, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम मतलब बहुत ही कम वाटर यूज होता है, वाटर का सेविंग होता है। आजकल तो पता है वाटर का कितना स्कार्सिटी है, इसलिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम बेस्ट है बोथ फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, माइक्रो स्प्रिंकलर हम लगाते हैं 1 फीट हाइट में। अगर रूट जोन यहाँ पे है ना, तो 1 फीट हाइट के ऊपर हम एक सपोर्टिंग स्टैंड देके हाई प्रेशर में एक वाटरिंग सिस्टम लगाते हैं। और उसका जो नोजल मतलब जो ओपनिंग जहां से वाटर निकलता है ड्रॉप ड्रॉप, वो बेसल सरफेस में गिरता है। तो इससे दो चीज अच्छा होता है। एक अच्छा होता है कि डायरेक्ट रूट सिस्टम को वाटर जाता है, बहुत ही कम वाटर में हम इफेक्टिव वाटरिंग सिस्टम कर पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि जब वाटर गिरता है लीफ में या फिर फ्लावर में या फिर कुछ और ऑर्गन्स में, तो क्या होता है ना, स्कॉर्चिंग डिजीज हो जाता है, बहुत सारे ऐसे डिजीज हो जाता है वाटर की वजह से। पर अगर रूट जोन में वाटर गिरता है तो वो जो डिजीज सब है जैसे कि स्कॉर्चिंग प्रॉब्लम्स और ब्लैक फंगस प्रॉब्लम, ये सब नहीं होता है। तो दो एडवांटेजेस है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता चल गया कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये तो पता चल गया। पर हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाएंगे कैसे, क्या क्या जरूरी है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए, पहले देख लीजिए। पहले हमको प्रेशर जनरेट करने के लिए पंप चाहिए होगा। तो वो पंप कितना प्रेशर जनरेट कर पाएगा, 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो इसको याद रखेंगे, 2.8 मतलब नियरली आप वो मान सकते हैं 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर हमको चाहिए। देन वाटर फिल्टरिंग सिस्टम, जो वाटर आता है वो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होगा, तो उसे क्लीन करने के लिए वाटर फिल्टरिंग सिस्टम होना चाहिए। उसके साथ साथ ड्रिपर्स, एमिटर्स, ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऐसा कुछ ड्रिपर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए। तो बहुत सारे ड्रिपर्स अवेलेबल है मार्केट में। डिफरेंट ड्रिपर्स का पर्पस डिफरेंट है, जैसे कि लाब्रिंथ ड्रिपर्स, टर्बो ड्रिपर्स। लाब्रिंथ ड्रिपर्स एंड टर्बो ड्रिपर्स बहुत ही मेजर स्केल के लिए यूज होता है। मतलब हम कमर्शियली ग्रीन हाउस ग्रो कर रहे हैं, तो ग्रीन हाउस में क्रॉप ग्रो कर रहे हैं कमर्शियली, तभी आप लाब्रिंथ ड्रिपर्स एंड टर्बो ड्रिपर्स को प्रीफर करेंगे। प्रेशर कंप्रेसिंग ड्रिपर्स मतलब यूनिफॉर्म प्रेशर, अगर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ज्यादा पानी आ जाएगा, अगर कम प्रेशर होगा तो पानी जितना मात्रा में चाहिए उतना मात्रा नहीं हो पाएगा, इसीलिए प्रेशर कंपेंसेटिंग ड्रिपर्स, ओके, वो चाहिए। देन बटन ड्रिपर्स जनरली ऑर्चर्ड के लिए अच्छा है। पॉट ड्रिपर्स पॉट कल्टीवेशन के लिए अच्छा है। ग्रीन हाउस में आप क्रॉप ग्रो रहे हैं, इसका मतलब फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा जरूरत है। तो फर्टिलाइजर डोजेस अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन आप यूज करेंगे फर्टिलाइजर। तो मोर फ्रिक्वेंट फर्टिलाइजर जरूरत है, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है। जनरली एक रूल ऑफ थंब आप याद रखेंगे, जो माइक्रो एलिमेंट्स है वो ज्यादातर अवेलेबल है लोअर पीएच रेंजेस में। और जो बड़ा एलिमेंट मतलब मैक्रो मतलब मोर देन 1 माइक्रोग्राम से ज्यादा जरूरत है, तो उसे हम माइक्रो एलिमेंट बोलते हैं। तो जो माइक्रो एलिमेंट है आपको पता ही होगा, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, CHO, ये सारे माइक्रो एलिमेंट्स, तो ये सारे अवेलेबल है पीएच रेंज 6 और हायर। मतलब आप बोल सकते हैं न्यूट्रल टू अल्काली पीएच में माइक्रो एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे, माइक्रो एलिमेंट्स लोअर पीएच में अवेलेबल होंगे। तो जो भी है हमारा आइडियल सॉइल पीएच आप याद रखेंगे 5.5 to 6.5, मतलब एसिडिक टू न्यूट्रल। सो फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैसे देंगे, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम देंगे। जनरली हम ड्राई फर्टिलाइजर देते हैं, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं इन ग्रीन हाउस, ओके। तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कहाँ पे देंगे, लिक्विड फर्टिलाइजर कहाँ पे देंगे और कैसा दिखता है। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर आप देख के बता सकते हैं, वो ग्रैन्यूल तरह होंगे,
ओके, जैसे कि मैं आपको उसका कंसेप्ट बता देता हूँ। लेट अस एक फील्ड है, वहाँ पे हम यूरिया देते हैं। आपको पता है यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट 46% है एंड नाइट्रोजन इज ए लीचेबल एलिमेंट। सो क्या होता है ना, जब रेनफॉल होता है तो नाइट्रोजन सब लीच होकर जाके समंदर के किनारे, नदी के किनारे मिल जाता है। ओके, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन, आप पढ़े होंगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम नीम कोटेड यूरिया, करंज केक, ओके, ऐसे कुछ ग्रैन्यूल्स को कवर कर देते हैं। मतलब वो जो यूरिया ग्रैन्यूल्स है उसे कवर करके एक नीम का कवर कर देते हैं, ताकि क्या होगा, ये स्लोली यूरिया रिलीज होगा, स्लोली रिलीज होगा और ज्यादा लीचिंग नहीं हो पाएगा। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में। जो भी आप न्यूट्रिएंट देना चाहते हैं उसको ग्रैन्यूल फॉर्म में पहले ले आएंगे, सॉलिड ग्रैन्यूल फॉर्म में, उसे एक कोटिंग कर देंगे, कवर कर देंगे, ताकि क्या होगा, ये स्लोली रिलीज होगा। ओके, तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। और लिक्विड फर्टिलाइजर पाउडर के फॉर्म में आएगा, क्योंकि उसको हम लिक्विड में मिक्स करेंगे ना, मिक्सचर करेंगे, तो इसलिए पाउडर फॉर्म में आएगा, तो उसे हम लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे। और एक चीज स्लो फर्टिलाइजर के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर को सॉइल के साथ कभी भी ऐड मत कर देना, सॉइल के साथ कभी ऐड मत कर देना, और हीटिंग मीडिया के साथ ऑल्सो ऐड नहीं करना है। क्योंकि अगर आप सॉइल के साथ या फिर उसको थोड़ा गर्म कर देते हैं तो क्या होता है ना, वो कंप्लीटली रिलीज हो जाता है, तो स्लो रिलीज का कोई भी कुछ भी मतलब नहीं बनता। इसीलिए ऐसा करना चाहिए। और लिक्विड फर्टिलाइजर को आप डिजल्व करेंगे वार्म वाटर में एंड बस रूट जोन में पोर करेंगे।